हाय एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ सारा टॉपिक्स कवर किए हैं कि क्या होता है अगर एक रे ऑफ लाइट किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे या कर्व्ड पॉलिश्ड सरफेस पे आकर के टकराता है तो क्या होता है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग सारा टॉपिक्स पिछले कुछ वीडियोस में कवर किए। नाउ इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करके जो फेनोमेनन है उसको पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स और नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस तक इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ऑब्वियसली लिसन अटेंटिवली विथ रैप्ट अटेंशन, लिसनिंग अटेंटिवली। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? सो अगर हम दो मीडियम कंसिडर करें एंड दिस इज द सेपरेटिंग बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। एक मीडियम ऊपर की तरफ सपोज एयर है और नीचे की तरफ वाला मीडियम वाटर है, तो ये दोनों मीडियम को ये सेपरेट करता हुआ बाउंड्री है। अगर एक रे ऑफ लाइट एयर मीडियम के थ्रू आता है, इस बाउंड्री पे आकर के टकराता है ऑफ एयर एंड वाटर, जिस पॉइंट पे आकर टकराता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सरफेस पे अगर सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हम बनाएं इस पॉइंट पे तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। अगर ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ में आगे चला जाता तो ये होता, मतलब इस पाथ के अलॉन्ग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व करने में आता है कि जब लाइट रे फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंटर करता है तो अपने एक्चुअल पाथ में जाने के बजाय थोड़ा सा मुड़ता है। अब मुड़ाव दो सेंस में हो सकता है कि अगर हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं तो मुड़ाव नॉर्मल की तरफ हो सकता है या नॉर्मल से दूर हो सकता है। तो दो सेंस में बोलते हैं कि आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दिस केस ऑब्जर्व करने में होता है कि ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और क्लॉकवाइज सेंस भी बोल सकते हैं, घड़ी जिस प्रकार से घूमता है। यहीं पर अगर ऊपर की तरफ अगर वाटर मीडियम होता और नीचे की तरफ एयर मीडियम होता, और अगर ऊपर से एक लाइट रे वाटर मीडियम के थ्रू आता, जिस पॉइंट पे आता है टकराता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए तो इस बार हमको देखने को मिलेगा कि जो उसका ओरिजिनल पाथ है उसमें ना जा करके इन दिस टाइम जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोलते हैं कि अपने ओरिजिनल पाथ में ना जा करके नॉर्मल से दूर, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी बोल सकते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसा घूमता है उसके विपरीत दिशा। ये चीज़ हमको ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है कि, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इट डजेंट मैटर्स कि किस सेंस में बेंड करता है, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस इतना ही है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे एंटर करता है तो उसके ओरिजिनल पाथ में हमको थोड़ा सा बुड़ाव देखने को मिलता है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नाउ वो भी बता दिए कि जो बेंडिंग है वो दो सेंस में हो सकता है। आइदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो ये कब कब होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं एयर विच इज़ अ रेयरर मीडियम बोलते हैं, मतलब जिसका डेंसिटी जैसे पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, एंड वाटर विच इन कंपैरिजन टू एयर इज़ अ डेंसर मीडियम, जिसमें पार्टिकल्स थोड़ा नज़दीक नज़दीक है। एक्चुअली में लाइट का चैप्टर में रेयरर और डेंसर सिर्फ नहीं बोलते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल होता है, बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वर्ड पे फोकस ना करें, अभी जनरली वही जो रेयरर और डेंसर जनरल वाला जानते हैं उसी पे फोकस करें, और याद रखें इस टर्म का मतलब आगे सीख लेंगे। व्हाट इज़ ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली वर्ड ऐड होने का मतलब क्या है। तो जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। यही दो सेंस है। एंड नाउ इतना सीखने के बाद एक्चुअली में यही रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है, इसी के कारण हम अपना डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रोसेसेस भी ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारा प्रोसेसेस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर है और ग्लास ऑफ वाटर में एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक टम्बलर है,
इसके अंदर अगर है हम ऐसे नींबू पकड़े हुए हैं बाहर तो हमको उसका शेप दिख रहा है कितना बड़ा है, इसके अंदर डाल देंगे तो लगेगा नींबू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर निकाल देंगे तो लगेगा छोटा हो गया है, फिर बड़ा हो गया है। तो इस प्रकार से हम कई सारा ऑब्जर्वेशंस हमारा डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करेंगे। वो क्यों होता है? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। सारे को बारी बारी समझ सकते हैं। जैसे एक सिक्का अगर इसी ग्लास टम्बलर में डाल दिए, वो बॉटम ऑफ दी बीकर में जा कर के रेस्ट करेगा। सो अगर हम इसको टॉप से ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको ऐसा ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि ये एक्चुअली में थोड़ा ऊपर आ गया है। जैसे कि ऑब्जर्व करें अगर ऊपर से तो बॉटम पे नहीं दिखेगा, लगेगा कि सिक्का एक्चुअली में थोड़ा ऊपर आ गया है। ऐसा क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। और इसको काफ़ी आसानी से हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जो अभी सीखे उसी के मदद से। इससे अगर हम पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीख सकते हैं, फिर इसको उसके मदद से फिर एक्सप्लेन कर देंगे कि किस प्रकार से ये हमको लगेगा कि एक्चुअली में अपीयर करेगा कि थोड़ा ऊपर आ गया है। और अभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीख करके भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इससे अगर हम दो रेज ऑफ लाइट निकालें, एक स्ट्रेट सीधा वाला, मतलब इस प्रकार से जा रहा है कि सरफेस पे यहाँ पर टकराया, मतलब एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और एक कोई दूसरा रे कंसिडर कर ले एट सम एंगल टू दी सरफेस। यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे दोनों जगहों पे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है उससे इंसिडेंट रे ये वाला एंगल बना रहा है, ये छोटा सा जो एंगल है, जबकि ये वाला यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्रेट जो नॉर्मल बना रहे हैं वो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ही है। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों एक के ऊपर एक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है रिफ्रैक्शन में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, जो कि हम आगे सीख लेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि ये जो रे है एक्चुअली में वो सीधा सीधा पास कर जाएगा, किधर भी नहीं मुड़ेगा, सीधा सीधा पास कर जाएगा नॉर्मल के अलॉन्ग ही। जबकि इसमें जो कि अंदर वाला डेंसर मीडियम है और बाहर वाला रेयरर मीडियम है, तो इसमें ये एक्चुअली में इस प्रकार से ओरिजिनल पाथ जो है उससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। ये सीखे हैं, जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो जब हम इन दोनों रेस को बैक प्रोड्यूस करेंगे, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस को, पहला वाला ये उसको बैक प्रोड्यूस किए, वो इसी के अलॉन्ग आने वाला है, और इसको जब हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो हमको कहीं यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, और हमको लगेगा ये सिक्का एक्चुअली में यहाँ नहीं, कहीं यहाँ ऊपर आ गया है, थोड़ा सा ऊपर से ऑब्जर्व करने से। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नाउ अभी रिफ्रैक्शन प्रोसेस सीख चुके हैं। नेक्स्ट है जो रिफ्रैक्शन होता है वो कुछ लॉज के अंडर में होता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे थे, तो उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन भी कुछ नियमों के अंतर्गत होता है, तो वही सीखना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करता है, तो जो लाइट रे आता है टकराने के लिए, इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। लॉस डिफाइन करने से पहले टर्म्स समझना होगा। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके टकराता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाए टू दी बाउंड्री, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। जो रे ऑफ लाइट उधर अपने ओरिजिनल पाथ में ना जा करके मुड़ता है, इस केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल सेंस में मुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो बेंडेड लाइट होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, एंड दैट्स ऑल। सो हाँ नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको स्मॉल आई से डिनोट करें तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको स्मॉल आर से डिनोट करें तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। क्यों? वो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि अगर हम दो लाइंस कंसिडर करें, ये इंसिडेंट रे वाला जो कि अगर अपने ओरिजिनल पाथ में जाता, अगर अपने आगे भी अपना ओरिजिनल पाथ में ही चला जाता, और ये नॉर्मल वाला, तो ये पूरा एंगल जो है और ये पूरा एंगल बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैथ्स में सीखे हैं, लेकिन फिलहाल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूरा का सिर्फ एक पार्ट है, सम पार्ट, तो वो दोनों बराबर तो नहीं हो सकता है। जो भी हो सकता है बराबर तो नहीं हो सकता है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, ये रे रिफ्रैक्टेड रे
एंड द नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट नाउ दैट इज द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। एंड सेकेंड लॉ क्या है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी बोला जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जितना भी है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उसका साइन रेशियो अगर हम निकालें, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जितना भी है उसका भी हम साइन रेशियो निकालें, तो ये रेशियो हमको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर कलर, फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। जैसे अगर रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, सबके लिए फॉर अ पर्टिकुलर कलर, फॉर एनी पर्टिकुलर कलर दिस रेशियो कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट, एंड ऑल्सो फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस बिटवीन 0 and 90 डिग्री, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते, लिमिटेड है कि ऐसा कुछ रे होता तो कुछ 10 डिग्री बनता, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, बढ़ते जाएगा। 90 डिग्री कब बनाएगा नॉर्मल के साथ, जब सरफेस के अलॉन्ग ही ग्रेज करता हुआ आए लाइट रे, इस प्रकार से सरफेस के अलॉन्ग ही ग्रेज करता हुआ है, तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 0 से 90 के बीच में ही रखना हो, कहीं यहाँ से लेके इससे से लेके इससे के बीच में ही कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना होगा, उसके अलावा रख भी नहीं सकते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है कि जो साइन आई बाय साइन आर, दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट, इसको स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस बिटवीन 0 and 90 डिग्री एंड फॉर अ पर्टिकुलर कलर। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हर लाइट रे का अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो सबके लिए ये रेशियो एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अलग अलग। जैसे ब्लू कलर लिए हैं तो उसके लिए ये रेशियो एक कांस्टेंट नंबर है, चाहे आप कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दीजिए, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी रख दीजिए, उसके लिए कांस्टेंट है। ग्रीन कलर के लिए दिस रेशियो विल बी सम अनदर कांस्टेंट फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, 10 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, एनी एंगल, 10 डिग्री, 80 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, 90 और 0 के बीच में रखना है। सो दिस वॉज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीखने के बाद हमको इसी के बाद तुरंत एक टर्म सीखना है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? और इससे पहले एक बार वो वाला रे जो पिछले एक्सप्लेनेशन में जो ग्लास टम्बलर वाला एग्जांपल था, उसमें एक रे सीधा लेके गए थे सरफेस पे परपेंडिकुलर टकराने के लिए, तो वो सीधा कैसे पार हो गया था, उसको अभी हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की मदद से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो याद रखना है कि जब रिफ्लेक्शन के केस में कैसा था कि अगर एक पॉलिश्ड सरफेस है, उस पर अगर एक लाइट रे आकर के टकराता है, इस साइड सिल्वर कर दिया है तो अब वो पार नहीं कर सकता है लाइट रे। तो इसमें सीखे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो इस केस में यहाँ पे नॉर्मल बनाते थे तो वो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ही आएगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी के अलॉन्ग होगा, यानी कि वो बाउंस बैक करने वाला है, उसी रास्ते में जाने वाला है। यहीं पर अगर ऑपोजिट सरफेस दो बाउंड्रीज है अलग अलग मीडियम का और सिल्वरिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो बस ये सेपरेटिंग बाउंड्री है, वाटर का सरफेस है सपोज, तो अगर एक लाइट रे इस प्रकार से परपेंडिकुलरली सरफेस पे आता है टकराने के लिए तो क्या होगा, वो एग्जांपल में रिकंसिडर किया था, उसका एक्सप्लेनेशन की कैसे पार कर जाएगा ऐसे ही। सो यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे वो तो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ही रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा 0 डिग्री, और नॉर्मल के अलॉन्ग ही जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्रॉस कर जाएगा। यही बात खाली सीखना है, मतलब वो स्ट्रेट अवे उसी पाथ में ट्रैवल कर जाएगा, स्ट्रेट अवे उसी पाथ के अलॉन्ग अंदर चला जाएगा, वो अपना पाथ में कोई चेंज नहीं दिखाएगा। बस ये दो केस जो उसमें इस्तेमाल हुआ था एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, इसीलिए ये बता दें।
नाउ नेक्स्ट हम लोग को सीखना था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस प्रकार से इस्तेमाल होता है, लिखते हैं n1 2 जैसे लिखे। अगर दो मीडियम है, ऊपर की तरफ जो मीडियम है उसको अगर हम मीडियम 1 कह रहे हैं और नीचे की तरफ जो मीडियम है इसको अगर हम मीडियम 2 कह रहे हैं, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार से सिंबल है n1 2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी कि 1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए सिंबल है c। c सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए सिंबल है, तो बाकी के लिए हम लोग को s सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इस प्रकार से डिफाइंड है। S2 मतलब क्या वो बोल रहे हैं वो सुनना ज़रूरी है कि दिस सिंबल्स बोल रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। सिंबल्स लिख रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है कि n12 रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या होगा? तो ये होगा इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। दैट्स ऑल, यही डिफाइंड है। और इसी का उल्टा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब क्या? इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दैट्स ऑल, यही डिफाइंड है एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इस टर्म को समझना है कि इसका मतलब क्या। इसका मतलब सिर्फ यही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 पूछे, मतलब यही कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में जितना भी है उसको हमको डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 से। इसी को बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट्स ऑल। नाउ अगर हम इसी विथ रिस्पेक्ट टू जो बोलते थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू कुछ ना बोले, सिर्फ इतना ही लिखे, दैट मीन्स वो फिक्स हो गया। वो फिक्स हो गया कि विथ रिस्पेक्ट टू हमको किसके निकालना है, वो फिक्स हो गया वैक्यूम, वैक्यूम स्पेस नथिंग। सो वो फिक्स हो जाता है। जब भी ऐसा लिखे n1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दैट्स ऑल। और इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी फिर जानते हैं। कब बोलते हैं किसी चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलते हैं? तो तब बोलते हैं जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वाला फिक्स हो जाए, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम उसको फिक्स कर दिए कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही हमको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसके लिए एक स्पेशल सिंबल है c। c डिनोट्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, स्मॉल c। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही है, रिलेटिव से ही आया है, यहाँ देख सकते हैं। n12 इज s2 बाय s1। refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is speed of light in medium 2 by speed of light in medium 1। तो वही है, refractive index of medium 1 with respect to vacuum is speed of light in vacuum by speed of light in medium 1। speed of light in vacuum के लिए special symbol है c, जिसका वैल्यू तो सबको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे रिफ्रैक्टिव n2 लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑब्वियसली, जो कि होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बस। और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो बस इन टर्म्स को सीखना था और कुछ नहीं, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और जब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम फिक्स कर दे सेकेंड पार्ट को, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, दैट्स ऑल। और इन टर्म्स को अगर सीख चुके हैं तो नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो अभी हम लोग कुछ एक्चुअली एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में 10.3, और उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखा है, कुछ मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे कि आइस लिखा है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
refractive index of ice obviously means absolute refractive index of ice with respect to vacuum we are taking out, ये फिक्स हो गया। तो इसका मतलब अगर दिया है 1.31 रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस अगर दिया है 1.31, इसका मतलब क्या, हमको बस वही सिखाना है। इसका मतलब ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, ये रेशियो है 1.31 बस। अगर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, मिट्टी तेल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन अगर हमको दिया हुआ है कुछ 1.44 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, बस इतना ही सिखाना है। इसका मतलब सिर्फ यही कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोले, वैक्यूम फिक्स हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, यही रेशियो है 1.44, बस इतना ही बोलने सीखना है और कुछ नहीं। सो इतना हो गया, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस और उनको डिस्कस करके ओवर। सो इंटेक्स क्वेश्चंस नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर एक लाइट रे एयर मीडियम से वाटर मीडियम में एंटर करता है तो वो किस सेंस में मुड़ेगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा। तो हम लोग सीख चुके हैं, तो सबसे पहले वही सीखें कि जब भी एयर जो कि रेयरर मीडियम है और वाटर जो कि डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जब लाइट रे घुसता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। अगर वाटर से एयर में जाता तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास having refractive index 1.50. Now what is the speed of light in glass if the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दिया हुआ है 1.50 और हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, यानी कि एक्चुअली में ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का, यही है ना 1.50, अभी इसी के। तो अब कितना आसान क्वेश्चन है कि हमको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, यही क्वांटिटी पूछा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे भी दिया है, हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि हम याद रखें। ये दे भी दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल दीजिए। तो कुछ करना कहाँ है, सिर्फ इसको उधर और इसको इधर, दैट्स ऑल, आंसर आ गया। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चंस है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है, सब आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म हम समझाना भूल गए, जो कि बोले थे आगे बता देंगे। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल वर्ड ऐड हो गया है, इसका मतलब क्या, डेंसिटी मतलब तो हमको पता है, डेंसिटी मतलब हमको पता है घनत्व, जो पार्टिकल्स दूर है कम डेंसर, जो कि गैसेस में होता है, पार्टिकल्स और नज़दीक आता है लिक्विड में तो और डेंसर हो जाता है, और सॉलिड्स में नज़दीक आता है और डेंसर हो जाता है। तो डेंसिटी मतलब तो पता है घनत्व, कि पार्टिकल्स कितना नज़दीक है, लेकिन ये वर्ड ऑप्टिकल जुड़ा है, तो ये लाइट के चैप्टर में स्पेशल वर्ड है, ऑप्टिकल वर्ड जुड़ जाता है डेंसिटी में, जो कि बोलने का मतलब सिर्फ वही है कि उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होगा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होगा। यानी कि लाइट रे अभी फिलहाल इतना ही कि जिस ऑप्टिकल डेंसिटी जिस उस मीडियम का अधिक होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल घनत्व जो भी चीज़ है वो उस मीडियम का अधिक होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा।
इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल डेंसिटी, उससे अलग है, उससे अलग है। जैसे हम टेबल 10.33 से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के सीख सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कि देख सकते हैं केरोसिन एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33 एंड केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअली में जो वाटर है वो ज़्यादा डेंसर है। जो ओरिजिनल डेंसिटी हम घनत्व से समझते हैं ना, जो घनत्व से समझते हैं, ये हाइयर डेंसिटी का है, ये डेंसर है इन कंपैरिजन टू केरोसिन, ये हाइयर डेंसिटी का है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अधिक नज़दीक होता है इन कंपैरिजन टू केरोसिन। उसका मास डेंसिटी अधिक है, उसको मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मासेस नज़दीक है उसका मास डेंसिटी अधिक। तो वाटर अधिक मास डेंसिटी का है इन कंपैरिजन टू केरोसिन, यानी कि 1 लीटर हम वाटर ले और 1 लीटर हम केरोसिन लें तो दोनों में से वेट अधिक, मास अधिक वाटर का आएगा अगर तराजू में नापे। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन का अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। इसका मतलब ये है, ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होने का मतलब कि अगर हम 2 मीडियम कंसिडर कर रहे हैं, इस प्रकार से कंसिडर करें, 2 मीडियम, एक सेपरेटिंग 2 मीडियम्स कंसिडर करें, इधर एयर है और नीचे वाटर है अगर सपोज, और इधर एयर है और नीचे अभी केरोसिन है। इस मीडियम में वाटर है और इस मीडियम में केरोसिन है, ऊपर दोनों का एयर ही है, लेकिन एक में नीचे वाटर, दूसरे में केरोसिन है। तो अगर एक लाइट रे एयर मीडियम से जाता है तो वो वाटर मीडियम एयर मीडियम से जाता है, रेयरर से जा रहा है और डेंसर में घुस रहा है, तो ओरिजिनल पाथ में ना जा करके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, सीखे हैं। अगर इतना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है हल्का सा, तो अगर केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे अधिक है तो इट मीन्स कि वही लाइट रे जब केरोसिन में घुसेगा, वही लाइट रे अगर केरोसिन में घुसता तो वाटर में बेंड जितना किया था उससे अधिक इसमें बेंड करेगा। अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब यह है कि इसमें जितना बेंड किया उससे अधिक उसमें बेंड करेगा अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एयर मीडियम तो फिक्स है ना, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अधिक है तो उसमें अधिक बेंड करेगा, यानी कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है। इतना ही बोलने का मतलब, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है तो उसमें अधिक बेंडिंग देखने को मिलेगा हमको, बस इतना ही। सो होप ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म समझ गए होंगे कि किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उस मीडियम का ज़्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक, यानी कि उस मीडियम में बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अदर जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये दोनों टर्म्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हैं, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक। इस टर्म का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़े हुए हैं, उसका मतलब पता होगा कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज मतलब दूसरे में भी इंक्रीज, और एक क्वांटिटी में डिक्रीज मतलब दूसरे में भी डिक्रीज। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्वेश्चन 3 में कुछ दम ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा है कि टेबल से देखना है और बताना है कि कौन सा मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और कौन सा मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। तो अभी तुरंत बता दिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक, उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो टेबल को अगर देखेंगे तो इसमें एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसी का लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। एंड सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डायमंड दिख रहा है। डायमंड इज द मटेरियल मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है, तो दिस इज द मटेरियल मीडियम ऑफ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन केरोसिन, आपको केरोसिन दिया गया है, एंड टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, कि लाइट सबसे ज़्यादा तेज किस में ट्रैवल करेगा। तो नाउ एक और क्वांटिटी आ गया स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमको ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करना है। तो हम काफ़ी आसान है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी, एक स्टेटमेंट एक ही बार में, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक, जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक उसका उतना ही ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक।
और उतना ही अगर किसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, तो उसमें उतना ही स्पीड ऑफ लाइट कम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हमको टेबल 10.3 देख के बताना है, वही रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को देख के बताना है। तो इन दोनों में हमको सिर्फ चीज़ देखना है और कुछ नहीं, कि जैसे कि होता है ना, इतना आसान है समझना कि जैसे भीड़ भाड़ वाला रोड है, भरा हुआ रोड है, एकदम गाड़ी वगैरह भीड़ है पूरा, तो हमको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। खाली रोड है तो तेज जा सकते हैं। तो उसी प्रकार का चीज़ है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। का मतलब ये कि जितना अधिक ऑप्टिकल डेंसिटी है उतना ही कम स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। जितना अधिक घना रास्ता है उतना कम स्पीड ऑफ लाइट, और जितना कम ऑप्टिकल डेंसिटी है उतना अधिक स्पीड ऑफ लाइट उतना तेजी से उस मीडियम के थ्रू जा सकता है। तो इस बार उल्टा रिलेशन है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो हमको 3 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44। सारा टेबल से लिखना है, कुछ मतलब समझाना चाहता है, ये सब क्वेश्चन में नहीं आएगा कि अगर आएगा भी एग्जाम में तो ये सब वैल्यूज़ दिया रहेगा। तो अगर इन तीनों वैल्यूज़ को दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, केरोसिन एंड टर्पेंटाइन, और हमको बोल रहा है किसमें लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगा, तो लाइट सबसे ज़्यादा उसी में तेज़ ट्रैवल करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होगा, उसके बाद केरोसिन में, और उसके बाद टर्पेंटाइन में सबसे कम, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है, ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे अधिक है। 5th क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.44। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? हाँ, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और एक्चुअली में इसी का जवाब दे पाना मतलब है कि कुछ सीखे हैं। कि अगर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.44, मतलब तो सबसे पहले ही समझ गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू बोला नहीं, यानी कि फिक्स हो गया वैक्यूम, और इसका मतलब सिर्फ पूछ रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन्स? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.44। इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। सिर्फ इतना ही, इतना बोल पाना, दैट इज कि हम सीखे हैं कुछ। यही पूछा है कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? सो दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is the ratio is 2.42. It means that speed of light in vacuum by speed of light in diamond it is 2.42. So that's it for today, and hope you like the video. If you like the video, please like and subscribe the channel, and stay tuned for the next upcoming videos. Thank you.